गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोशिका कला की आणविक संरचना या परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परासंरचना या आणविक संरचना को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अनेक मॉडल सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जो मॉडल है सिद्धांत है वो इस प्रकार से हैं। ओबर्टॉन्स लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल, गार्टर एंड ग्रेंडल्स बायोमोलिक्यूल लिपिड लेयर मॉडल, डेनियल एंड डेप्सन्स सैंडविच और लेमिलर मॉडल, हिलर एंड हॉफमैन्स मिसेलर मॉडल, रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट एंड सिंगर एंड निकोलसन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब इनमें से एक एक मॉडल या सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है देखें अपन कि ओबर्टॉन लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इस प्रस्ताव या इस सिद्धांत या इस मॉडल का जो प्रतिपादन है वो सन 1899 में ओबर्टॉन के द्वारा किया गया और इसके अनुसार ये बताया गया कि जो कोशिका कलाएं हैं वो लिपिड के स्तरों से बनी होती हैं। क्योंकि इनके द्वारा कार्बनिक विलायकों तथा वसा में घुलनशील पदार्थों का अवशोषण एवं परिवहन जल में घुलनशील पदार्थों की तुलना में तीव्रता के साथ होता है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा कलाएं कोलेस्टेरॉल, लेसिथिन एवं वसी अम्लों से बनी होती हैं। हालांकि आज ये मॉडल ऐतिहासिक है, क्योंकि अब नवीन जो अवधारणा है वो आ चुकी है, जिसके अनुसार ये जो मॉडल है वो तर्कसंगत या उन पर खरा नहीं उतरता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें, गार्टर एंड ग्रेंडल्स बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर मॉडल। तो इस मॉडल का प्रतिपादन सन 1926 में गार्टर एवं ग्रेंडल के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार यह बताया गया कि जो कोशिका कलाएं हैं वो वसा के देह आणविक स्तर से निर्मित होती हैं और वसा का जो देह आणविक स्तर होते हैं उसमें मुख्य रूप से फास्फोलिपिड द्वारा निर्मित होता है। वसा का जो अणु होते हैं उस अणु का एक सिरा पोलर या ध्रुवीय सिरा होता है, दूसरा जो है नॉन पोलर सिरा होता है। जैसे इसमें अपन देखें तो ये अपन को दिखाई देता है कि जैसे ये वसा का एक स्तर है और ये वाला जो है ये दूसरा स्तर है। इसमें जैसे एक वसा के अणु को देखें तो ये इसका पोलर या ध्रुवीय सिरा है, जिसको जल रागी सिरा भी कहा जाता है। दूसरा जो है नॉन पोलर या अध्रुवीय सिरा है, जिसको जल विरागी सिरा भी कहा जाता है। तो दोनों स्तरों के जो जल विरागी सिरे होते हैं, नॉन पोलर एंड्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सन्मुख होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल की बात करें, डेनियल एंड डेप्सन्स सैंडविच और लेमिलर मॉडल। तो इस मॉडल का जो प्रतिपादन है वो डेनियल एवं डेप्सन ने 1935 में किया और इसमें जो है जो मॉडल है उसको वसा प्रोटीन मॉडल के रूप में दर्शाया कि जैसे जो वसा के जो देह आणविक स्तर हैं, जैसे ये जो है ये वसा के देह आणविक स्तर है और वही वसा का जो एक अणु है उसमें वही पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड है और नॉन पोलर एंड जो है वो एक दूसरे के सन्मुख है। और इसमें जो वसा है वो भी मुख्य रूप से क्या फॉस्फोलिपिड होती है। वसा का जो
स्तर हैं, इनको घेरे हुए प्रोटीन की परत होती है। जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये जो है ये क्या है, प्रोटीन की परत है। इसलिए इसको क्या है, वसा प्रोटीन प्रारूप के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें भी वही है कि जो जल विरागी सिरे होंगे, नॉन पोलर एंड्स होंगे, वो वसा के एक दूसरे के क्या होंगे, सन्मुख होंगे, जबकि जो पोलर एंड्स हैं, जलरागी सिरे हैं, वो क्या है, प्रोटीन अणुओं की ओर क्या रहते हैं, सन्मुख रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हिलर एंड हॉफमैन्स मिसेलर मॉडल। तो इस मॉडल का जो प्रतिपादन है वो सन 1953 में हिलर एवं हॉफमैन ने किया, और इस मॉडल के अनुसार ये बताया कि कोशिका कला में वसा और प्रोटीन के जो अणु हैं वो परतों के रूप में विन्यासित न होकर सूक्ष्म गोलाकार उप इकाइयों अथवा मिसाइल्स के रूप में पाए जाते हैं। और जो बसीय मिसाइल्स बनती है, मतलब वसा के अणुओं की जो मिसाइल्स बनती है, उसके चारों तरफ प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स जो है वो पाए जाएंगे। जैसे इस प्रकार से अपन देखें तो ये जैसे अपन देख रहे हैं, ये क्या है, ये वसा के अणु है, ये वाले ये वसा के अणु हैं, जो कि किस प्रकार से विन्यासित है, गोलाकार रूप में विन्यासित है। और इनके जो है इस प्रकार के इनको घेरे हुए क्या है, ये प्रोटीन विन्यासित है। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर जो विन्यास है वो परत के रूप में ना होकर के कैसा है, गोलाकार रूप में विन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। रॉबर्टसन का एकल कला सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन जो है वो रॉबर्टसन ने सन 1959 में किया, और इसके अनुसार उन्होंने यह बताया कि जो प्लाज्मा कला होती है वो एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्लाज्मा कला जो त्रिस्तरीय संरचना है उसमें जो 3 स्तर हैं, उसमें जो सबसे पहला जो या बाह्य प्रोटीन स्तर है एक, जिसकी जो थिकनेस है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मध्य जो है वो बसीय स्तर है, उसकी जो थिकनेस है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। और सबसे फिर अंत में आंतरिक प्रोटीन स्तर है, जिसकी जो थिकनेस है वो भी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे इस प्रकार से अपन इसमें देखें तो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाह्य प्रोटीन स्तर है, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद ये जो है, इसके बाद ये बीच वाला जो है ये मध्य का बसीय स्तर है, जो कि वही वसा के द्यावड़िक स्तर से बना होता है, और इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये आंतरिक प्रोटीन स्तर है, और इसकी जो थिकनेस है वो लगभग बाह्य प्रोटीन स्तर के समान ही लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से जो प्लाज्मा कला होती है या कोशिका कला होती है वो एक त्रिस्तरीय संरचना के रूप में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो देखें, सिंगर एंड निकोलसन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस सिद्धांत का, इस मॉडल का प्रतिपादन जो है वो 1972 में सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा किया गया, और यह सर्वाधिक मान्यता इसी मॉडल को प्राप्त हुई। इसका कारण यह है कि जो प्लाज्मा कला है, प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका कला है, उसकी संरचना एवं गुणों की पूर्णतः समझाने में यह मॉडल सफल रहा है। इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स कला की किण्वकीय क्रियाओं के स्थानांतरण, ग्राही पदार्थ के रूप में कार्य करने एवं लिपिड देस्तर कला के पारगम्यता के गुण को प्रदर्शित करने में भी सफल रहा है। तो इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका कला होती है, प्लाज्मा झिल्ली है, वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है,
लिपिड जो होती है वो अर्ध तरल क्वासी फ्लूइड अवस्था में पाई जाती है, जिसमें जो प्रोटीन के अणु हैं वो दो प्रकार से विन्यसित रहते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, समाकल प्रोटीन्स, जो कि वसा की जो परत है, जो कि दोहरी परत होती है, उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं। और चूंकि ये आंशिक या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं तो इसलिए इनको पृथक करना आसान नहीं होता है। दूसरे होते हैं परिधीय प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि वसा की परत से लूजली अटैच होते हैं, तो इनको क्या आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस मॉडल के अनुसार जो वसा के अणु जो है वो अर्ध तरल अवस्था में उपस्थित रहते हैं, और जो समाकल प्रोटीन्स हैं, समाकल प्रोटीन्स के साथ मोज़ेक सांचे के रूप में विस्थापित रहते हैं। इससे कला में क्या लचीलापन आ जाता है। वह वसा के अणु अक्ष पर स्थानांतरण गति व पार्श्व मिश्रण करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन एवं वसाओं के अनियमित विन्यास के कारण जो प्लाज्मा कला है वो एक असममित रचना के रूप में दिखाई देती है। इसको अपन देखें इसमें, तो इस प्रकार से जो है, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो है ये वसा का वही आणविक स्तर है, लेकिन इसमें जो वसा है वो अर्ध तरल अवस्था में है, जिसमें जो प्रोटीन के जो अणु हैं वो दो प्रकार से विन्यसित हो सकते हैं। जैसे ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये इसमें पूरी तरीक़ा से धंसा हुआ है, जिसको क्या कह रहे हैं, समाकल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो या तो पूर्णतः धंसा हो या फिर जैसे ये आंशिक रूप से धंसा हुआ है, तो या आंशिक रूप से धंसा हो या पूर्ण रूप से धंसा हो, वो कौन से हो गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो गए। ठीक है। और दूसरे जो है जो कि इसकी परिधि पर उपस्थित होते हैं उनको कहा जाता है, जैसे ये वाला है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इन जो मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है उनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके द्वारा कोशिका कला के कार्यों को समझाया जा सकता है। तो यह सर्वाधिक मान्य मॉडल है। थैंक्स।